हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और इसी साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस के बारे में। सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। सो इससे पहले अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये चैप्टर जस्ट 40 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो बाय दिस वीडियो, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन। नंबर 1 है कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, इसका रीजन हमें बताना है। सो कोवेलेंट जो कंपाउंड होते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही वीक यानी कि बहुत लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हीट करने पर ये जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। सो ये तुम्हें याद रखना है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि इनमें कोई भी आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है, कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। यानी कि हमें बताना है कि कार्बन केवल कोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ही क्यों करता है। सो कार्बन का अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन के एटम में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। सो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है या फिर ले लेता है तो बन जाएगा C4 माइनस आयन। और एक न्यूक्लियस के लिए 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसीलिए कार्बन C4 आयन नहीं बना पाता। सेकेंड केस है कि ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे और बन जाए C4 प्लस आयन। सो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। सो अपना ऑक्टेट यानी कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है या फिर कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमें इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है और साथ ही साथ इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। सो नंबर 1 है इथेन। सो हम जानते हैं कि एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक एल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पर अगर कार्बन 2 है यानी कि n की जगह पर हम 2 पुट कर दे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा C2H6। सो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सो इसमें 2 कार्बन ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले कार्बन की वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहे हैं। दोनों ही कार्बन के एटम में 4-4 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि ये एक एल्केन है, इसलिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी इस तरीके से, और बाकी के जो हाइड्रोजन बचे हैं वो एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेकंड है इथीन। इथीन एक एल्कीन है, यानी कि इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, इसके लास्ट में ईन आ रहा है। सो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं बाय फॉर्मूला CnH2n। सो ये हो जाएगा C2H4। यहाँ पर भी 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि ये एल्कीन है यानी कि इसमें डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी इस तरीके से। उसके बाद जो बाकी हाइड्रोजन है वो एक-एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। याद रखना, हाइड्रोजन हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कार्बन 1 भी शेयर कर सकता है, 2 भी और 3 भी। लास्ट है इथाइन। इथाइन एक एल्काइन है, यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा और एल्काइन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर हम जब n की वैल्यू को 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा C2H2, यानी कि इसमें 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो 2 कार्बन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे इस तरीके से, और उसके बाद एक-एक हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। सो ये हो जाएंगे इन तीनों के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसी साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। कीर्ति थिंक्स दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अकर इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑन द कॉन्ट्ररी, कृषि थिंक्स इट अकर्स इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जस्टिफाइड विद वैलिड रीजन, हुज थिंकिंग इज करेक्ट। तो कीर्ति जो है वो सोच रही है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती हैं। सैचुरेट का मतलब है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि एल्केन्स। और जो कृषि है उसका मानना ये है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, या फिर यानी कि एल्कीन्स या फिर एल्काइंस। सो आंसर लिखने से पहले सबसे पहले समझ लो कि सैचुरेटेड कार्बन में हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है।
क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक हाइड्रोजन दूसरे किसी और एटम से रिप्लेस हो जाता है। जैसे इस वाले रिएक्शन में एक हाइड्रोजन एक Br के एटम से रिप्लेस हो गया है। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, उनमें एडिशन रिएक्शन होता है। ये बीच वाला जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाता है यानी कि ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर इसके बजाय एक एक एटम्स दोनों ही कार्बन पर अटैच हो जाते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि कीर्ति's थिंकिंग इज करेक्ट as substitution reaction occur in saturated hydrocarbon atoms. Hydrogen atoms are replaced with a heteroatom in saturated hydrocarbon. So hydrogen atom जो होता है वो किसी दूसरे डिफरेंट हेट्रोएटम से यानी कि किसी और अलग एटम से रिप्लेस हो जाता है, वो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। Whereas unsaturated hydrocarbons on addition reaction occurs, simple molecules are added across double और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस सिंपल मॉलिक्यूल्स का एडिशन हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाई मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड? यानी कि जब वेल्डिंग की जाती है, यानी कि जिसमें मेटल्स को पिघला के जॉइनिंग की जाती है, सो वो जो मेथड होता है उसमें हम ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर यूज करते हैं, ना कि इथाइन और एयर का। सो ऐसा क्यों है? सो देखो, इथाइन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको बर्न करने पर कंबशन होगा, यानी कि हीट एनर्जी रिलीज होगी। सो जब ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से ही केवल रिएक्ट करेगा, सो यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होगा और ज्यादा अमाउंट में हीट भी रिलीज होगी और एक क्लीन ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होगी। लेकिन एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे इथाइन का कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा, हीट एनर्जी प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो पाएगी, और जो फ्लेम होगी वो सूटी फ्लेम रिलीज होगी, यानी कि ब्लैक कलर की फ्लेम वहां पर हमें दिखाई देगी। इसलिए हम हमेशा इथाइन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ना कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम एन ईस्टर। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? यानी कि ईस्टर जो है, यानी कि CH3COOCH3 जो है, इसको हम प्रिपरेशन ऑफ सोप के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, इसी का हमें केमिकल रिएक्शन लिखना है। सो ईस्टर जो होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो ये बनाता है सोडियम एसिटेट जो कि सोप होता है, और साथ में फॉर्म करता है मिथेनॉल CH3OH, और इस पूरी प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलैबोरेट ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एक्शन, इलिस्ट्रेट मिसल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम बताना है कि सोप्स का क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है और मिसल्स कैसे फॉर्म होते हैं। सो उसको ध्यान से देखना कि जो सोप होता है उसका जो एक मॉलिक्यूल होता है, उसके एक मॉलिक्यूल में दो पार्ट्स होते हैं। जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है वो होता है आयनिक पार्ट, और उसे हम पोलर एंड कहते हैं, या फिर इसे हम हाइड्रोफिलिक एंड भी कह सकते हैं। ये जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है ये वाटर लविंग होता है, मतलब ये वाटर की तरफ रहना पसंद करता है। जबकि जो बाद वाला एंड है ये कार्बन की बहुत लंबी चेन होती है, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और ये एंड नॉन पोलर एंड या फिर हाइड्रोफोबिक एंड कहलाता है। फोबिया का मतलब होता है डर। सो हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है वाटर से दूर रहता है, या फिर वो ऑयल की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर लेता है। सो ऐसे ही बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल क्लोथ्स में प्रेजेंट ऑयल या फिर डर्ट की तरफ चारों तरफ सराउंड हो जाते हैं और एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम मिसल कहते हैं। इसमें याद रखना, ये पोलर वाला एंड वाटर की तरफ, और ये जो नॉन पोलर एंड है यानी कि जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये ऑयल या फिर डर्ट की तरफ रहता है। और फाइनली डर्ट या फिर ऑयल क्लोथ्स के साथ मिसल से बाहर निकल आती है और हमारे क्लोथ्स क्लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। हमें एक्सप्लेन करना है कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। सो हम लिख सकते हैं, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय अ CH2 यूनिट आर नोन एज होमोलॉगस सीरीज। यानी कि ऐसे कंपाउंड का फैमिली या फिर सीरीज जिसमें सारे के सारे जो सारे कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि वो सेम टाइप के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, और उनके बीच से जो गैप होता है उसमें CH2 का डिफरेंस होता है, मतलब CH2 यूनिट का अंतर होता है, या फिर इन द टर्म्स ऑफ मास 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्केन्स की बात करें तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब यहाँ पर जब हम n की वैल्यूज को रखते जाएंगे, एक बार 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा CH4, 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा C2H6, 3 रखने पर हमें C3H8 मिलेगा। तो ये एक सीरीज बनती जा रही है, ये एक फैमिली बनती जा रही है। इसी सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, जिसमें पहला वाला है मीथेन, सेकंड वाला है इथेन, और थर्ड वाला प्रोपेन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो CH4 है इसे हम कहेंगे कि ये फर्स्ट मेंबर है इस होमोलॉगस सीरीज का। इसी तरीके से ये सेकंड मेंबर है और ये थर्ड मेंबर है। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं।
राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। यानी कि हमें दो मेंबर्स लिखने हैं ऐसे ग्रुप के जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, Cl, यानी कि क्लोरीन होना चाहिए। सो अगर एक कार्बन है उसके साथ एक Cl अटैच होगा और बाकी बचे हुए 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के हो जाएंगे। सो इस तरीके से ये पहला मेंबर बन जाएगा जिसे हम लिख सकते हैं CH3Cl। इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। सेकेंड मेंबर में 2 कार्बन एटम्स होंगे, इस तरीके से लगे होंगे, और एक क्लोरीन एटम लगा होगा और बाकी हाइड्रोजन अटैच होंगे। सो जिसका नाम होगा क्लोरोइथेन, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। सो ये हो गए इस फैमिली के 2 मेंबर्स। अब इसका थर्ड मेंबर मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। यानी कि अब हमें इस OH ग्रुप को लगा करके 2 मेंबर्स बनाने हैं होमोलॉगस सीरीज के, यानी कि अल्कोहल ग्रुप के। सो पहला हमें केवल एक कार्बन लेना है, उसके साथ OH लगा देना है और बाकी के 3 हाइड्रोजन। सो पहला हो गया मिथेनॉल, क्योंकि यहाँ पर केवल एक कार्बन है इसलिए हम मेथ यूज कर रहे हैं। एम क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और OH ग्रुप लगा है जिसके लिए हम OL सफिक्स का यूज करते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। सेकंड मेंबर में हमें 2 कार्बन लगाने होंगे, यानी कि C सिंगल बॉन्ड C और एक OH ग्रुप, और बाकी जगह पर हाइड्रोजन को अटैच कर देना है जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2OH, यानी कि इथेनॉल। सो फर्स्ट मेंबर में बेसिकली एक ही कार्बन एटम होता है, सेकंड वाले में 2 कार्बन एटम होते हैं। लेकिन कीटोन का अगर केस आता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O का केस आता है, सो उसकी जो फैमिली है वो एक कार्बन एटम से नहीं बल्कि 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होती है, जिसका पहला मेंबर होता है प्रोपेनॉन। सो ये कीटोन वाला केस याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ड्रॉपिंग अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इन अ टेस्ट ट्यूब containing carbon compound X with molecular formula C2H6O. A brisk effervescence is observed and a gas Y is produced on bringing a burning splinter at the mouth of the test tube, and the gas evolved burns with a pop sound. Identify X and Y. Also write the chemical equation for the reaction. Write the name and structure of the product formed, and when you heat X with excess concentrated sulfuric acid. So हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर कुछ कंपाउंड है, X कंपाउंड, और इस X कंपाउंड को जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C2H6O। इसके अंदर जब हमने सोडियम का एक पीस डाला तो इससे क्या प्रोड्यूस हुई, एक गैस प्रोड्यूस हुई जिसका नाम है Y, और ब्रिस्क इफरवेसेंस प्रोड्यूस हुई। सो ब्रिस्क इफरवेसेंस का मतलब है कि इसमें बबल्स प्रोड्यूस होने लगते हैं जो कि किसी गैस की वजह से होते हैं। और जब हम इसके पास एक स्प्लिंटर को यानी कि एक बर्नर को लेकर के आते हैं तो यहाँ पर जो गैस है वो बर्न होती होगी और यहाँ पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, X और Y को आइडेंटिफाई करना है, साथ में उनका स्ट्रक्चर भी लिखना है। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये C2H6O है, इसमें एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन जो होता है अल्कोहल्स में भी प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर ये जो कंपाउंड हो सकता है ये इथेनॉल हो सकता है, जिसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं, 2 कार्बन एटम्स, साथ में एक OH ग्रुप लगा होता है और बाकी के हाइड्रोजन्स लगे होते हैं, और यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस होती है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। सो इथेनॉल में हम सोडियम ऐड कर रहे हैं, सो इसका रिएक्शन हम लिख सकते हैं इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH प्लस सोडियम यानी कि Na। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला H यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सोडियम मेटल, सो ये बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड और साथ में ये हाइड्रोजन गैस। सेकेंड पार्ट है कि जब हम इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, यानी कि इथेनॉल को हीट करते हैं X को, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उसका नेम और स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। सो अगर तुम्हें याद हो तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जब वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो इथेनॉल में से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, यानी कि इसमें से H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये केवल बचता है C2H4 यानी कि इथीन। अब इथीन जो होता है वो एक एल्कीन है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड होगा, तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं C डबल बॉन्ड C और बाकी के 4 हाइड्रोजन्स को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2 reacts with an alcohol in the presence of an acid catalyst to form a compound X. The alcohol on oxidation with alkaline KMnO4 followed by acidification gives the some carboxylic acid C2H4O2। सबसे पहले हम इस फॉर्मूला से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में याद रखना ग्रुप जो प्रेजेंट होता है वो होता है COOH। सो यहाँ पर 2 कार्बन हमें दिए हुए हैं, एक कार्बन तो COOH में चला जाएगा और एक कार्बन इसे डायरेक्टली अटैच कर देना है। बाकी के जो हाइड्रोजन बचे हैं यानी कि 4 हाइड्रोजन्स हम यहाँ पर लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। सो फर्स्ट में हमें यही बताना था कि पहला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है, तो ये है इथेनोइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर भी हमने ड्रॉ कर दिया है। सेकेंड में हम बताना है कि ये जो एल्कोहल हमने लिया था साथ में वो कौन सा एल्कोहल होगा। सो इस केस में 2 कार्बन वाला जो इथेनॉल होगा वो क्या होगा CH3
CH2OH, जिसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हो गया अल्कोहल। थर्ड कंपाउंड है हमारा कंपाउंड X, जो कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से बन रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के रिएक्शन से क्या होता है, एक्चुअली यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाता है और फाइनली बचता है ये कंपाउंड, जो कि एक ईस्टर कहलाता है। तो हमारा X वाला कंपाउंड होगा ईस्टर। इसमें दो चीजें और बहुत ही अच्छे से याद रखने वाली है कि जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं दो स्पेशल रिएजेंट्स का, जिन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन पॉसिबल हो पाता है, जो कि होते हैं अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों की हेल्प से, अगर ये एरो के ऊपर ये दोनों लिखे हुए हैं और इस तरफ अल्कोहल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ऑक्सीडेशन करना है और अल्कोहल को बना देना है कार्बोक्सिलिक एसिड। से ये याद रखना, और यहाँ पर इन दोनों को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B are sodium salts of long chain carboxylic acid and long chain of sulfonic acids respectively. Which one of A and B will prefer as cleansing agent while using underground water, यानी कि हैंड पंप वाटर? गिव द रीजन। यहाँ पर दो सॉल्ट्स हैं, एक A सॉल्ट है, एक B सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का है एक, और एक सल्फोनिक एसिड का है। सो अगर हम जो वाटर यूज कर रहे हैं, जो कि ग्राउंड वाटर है, नॉर्मली अपने घरों में जो यूज करते हैं, उस वाटर के साथ हमें कौन सा वाला सॉल्ट्स यूज करना चाहिए जिससे कि क्लींजिंग प्रॉपर्ली हो पाए? सो देखो, जो हमारा हैंड पंप वाला वाटर होता है, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो हार्ड वाटर होता है, यानी कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट मिले होते हैं। अब इन सॉल्ट्स की वजह से होता क्या है, तो इन सॉल्ट्स की वजह से जो ये लॉन्ग चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यानी कि जो ए वाला है, वो लैदर नहीं बना पाता, वो फोम प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिससे क्लींजिंग भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। और ये जो ए है, ये इसके साथ मिल करके प्रेसिपिटेट बनाने लगता है, जिसे स्कम कहा जाता है। सो इसके बजाय हम यूज करते हैं सल्फोनिक एसिड वाले लॉन्ग चेन सॉल्ट्स का, क्योंकि जो मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, ये इन सल्फोनिक एसिड के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, बल्कि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसलिए जो ये बी वाला है, यानी कि सल्फोनिक एसिड वाला है, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड वाले सॉल्ट से। सो ये थे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस। आई होप इट हेल्प्स यू अलॉट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।